हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ऑल फॉर्मुलेस, ट्रिक्स, टिप्स, पूरे टर्म 1 के सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में। बस एक ही वीडियो देखिए और सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा आपको। हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में आपको कंसेप्ट ज्यादा समझाने की। हमेशा हमारा यही पर्पस होता है, आपको समझा भी दिया जाए और आपका टाइम भी, जो कि बहुत कीमती है, उसे कम से कम बर्बाद किया जाए। तो चलिए बिना देरी करे चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ट्रिक्स हैं और क्या क्या फॉर्मुलेज हैं, जो भी जरूरी चीजें हैं हमने उसको डालने की पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी और रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फटाफट से रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज हैं और हमसे पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपको दे रखा हो, एक सेट दे रखा हो और पूछा हो कि उसके नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेंगे, तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है 2n² - n। मैम ये n क्या है? n है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर उस मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट हैं, राइट, तो आपके पास इस n की जगह पर आप क्या पुट कर दोगे? 3। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 5, 8। अगर मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट है तो n की वैल्यू आपने क्या लेनी है? 3। अगर इसमें 5 एलिमेंट है तो n की वैल्यू 5। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपने यहां लिखना है। तो अगर आपके पास एक सेट दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास एक सेट दिया हो, क्वेश्चन में सिंपली पूछा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन या नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, हमारे पास सिंपल सा शॉर्टकट है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। 2n² - n। n क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी, ऑर्डर ऑफ जितना भी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। क्लियर? और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है 2 की पावर n n+1 डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 3 एलिमेंट है और अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने हैं तो 3² - 3 यानी 2 की पावर 9 - 3 यानी 2 की पावर 6। और अगर आपको सिमेट्रिक निकालने हैं तो 2 की पावर 3, 3 + 1 कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये से कट गया यानी 2 की पावर 6, राइट। तो आपके पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का भी फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ सिमेट्रिक का भी। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये सेट दिया हुआ है और इसमें खास तौर पे बोलता है कि 1,1 को आपने इंक्लूड जरूर करना है और फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताओ, तो ध्यान रखना है थोड़ा कंडीशन ऐड होने पर ये शॉर्ट ट्रिक कम काम करती है। क्लियर? फिलहाल अगर आपके पास कोई भी सेट गिवन है, जैसा कि ये गिवन है, और अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, आपको बताना है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिंपल 2n² - n। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2n n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास कौन कौन से रिलेशन होते हैं? रिफ्लेक्सिव की भी शॉर्टकट हो गई मैम, सिमेट्रिक की भी शॉर्टकट हो गई, इक्विवैलेंस की भी शॉर्टकट है, बिल्कुल है। अगर आप हमारी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस जाके देखेंगे तो हमने और भी शॉर्ट ट्रिक वीडियोस हमने यहाँ पे दी हैं, जो हम यहाँ पर पूरे तरीके से समझा नहीं सकते, बट हम उसको नट शेल में जरूर लिखेंगे ताकि आप लोग, जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं, वो फटाफट से इसे रिवाइज कर सके। तो अब देखिए, आपको कोई भी सेट गिवन है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम ले लेते हैं, एक बी सेट आपको गिवन है, ठीक है, और आपके पास उसके अंदर 2 एलिमेंट है और आपसे पूछता है इसके कितने इक्विवैलेंस रिलेशन बन सकते हैं। हमें पता है इक्विवैलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उन तीनों को मिलाकर जो रिलेशन बनता है उसे हम बोलते हैं इक्विवैलेंस रिलेशन। क्या उसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है, बेल्स ट्रायंगल, जिसे हमने प्रॉपर्ली शॉर्ट ट्रिक में समझाया और जो समझ चुके हैं उनको रिवाइज कराते हैं। यहां पर हम लिखते हैं 1, ठीक है, फिर हम यहां लिखते हैं 1 और ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए 1 + 1 कितना हो गया आपके पास? 2। देखिए हम आपको दोबारा बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहां पर हमने लिखा 1, ये लिखा 1 और 1 + 1 2, यहां से यहां पर आ गए आप, ठीक है, जिसपे आपने एंड करा वहीं से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है। अब 2 + 1 कितना हो गया? 3, राइट। 3 + 2 कितना हो गया? 5, जिससे आपने एंड करा फिर से वहीं स्टार्ट कर दो, राइट। अब ट्राइंगल की तरह बिल्कुल 5 2 7 हो जाएगा, 3 7 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 15, एंड इट्स गोइंग ऑन, राइट। और सबसे मजेदार बात क्या है, जो आपके एक्सट्रीम्स हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे। यानी अगर देखिए एग्जांपल के तौर पे ये सेट है, इसमें एक एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन एक ही होगा, ठीक है ना। अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 होंगे, और अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होंगे, और अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से, अगर आपको सिंपल एक सेट गिवन है और आपसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, राइट। अगर आपको कुछ खास मेंशन कर दे कि कोई सेट गिवन है, राइट, मान लीजिए 1 5 8 मेंशन कर दे और आपसे कहे कि आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं जिसमें 1, 5 है,
तो वहां पर आपको बना के देखना पड़ेगा। और जो बच्चों ने हमारी 10 कदम सीरीज देखी है उसमें हमने दोनों टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, तो प्लीज ध्यान से अप्लाई करिएगा। शॉर्ट ट्रिक भी ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर आपकी शॉर्ट ट्रिक्स लगेंगी। हम आपको पूरे तरीके से ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ शॉर्ट पे ही काम करें, बट हाँ अगर काम कर रही है, आपका समय बच रहा है, तो आप इन जरूर शॉर्ट ट्रिक्स पर जा सकते हैं। तो आई होप नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन याद करिए फटाफट से 2n² - n, और सिमेट्रिक रिलेशन माइंड में n+1 डिवाइडेड बाय 2। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको बेल्ट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप याद कर लीजिए 1 2 5 15, ज्यादा से ज्यादा 4 एलिमेंट वाला आपके पास आ सकता है, राइट। तो ये आप याद भी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके पास 1 और ऑन टू रिलेशन वाला टॉपिक है हमारे पास, तो उसके लिए भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स है, राइट। नंबर ऑफ 1 फंक्शन अगर आपको बताने हैं, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं ए से बी तक, है ना। ए से बी का क्या मतलब होता है, ए डोमेन है और बी आपके पास को डोमेन है। क्लियर। अब अगर ए में m एलिमेंट्स हैं और बी सेट में n एलिमेंट्स हैं, ए सेट में m एलिमेंट्स हैं और बी सेट में n एलिमेंट है, तब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। अगर जो n है वो बड़ा है या इक्वल है m के, मतलब अगर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट दोनों बराबर हैं, या फिर बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ज्यादा है, तब आपके पास 1 फंक्शन का फॉर्मूला है npm फैक्टोरियल, राइट। npm फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास 6 एलिमेंट है और इसमें आपके पास 4 एलिमेंट है, तो 6p4 इज द फॉर्मूला। अब मैम इसका फॉर्मूला कैसे खोलना है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 4 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n r। अब इसका मतलब क्या है, 6 5 4 3 2 तक आप जाइए और ये 2 नीचे है, ये इससे कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ 1 रिलेशन मिल जाएंगे। और अगर n जो है वो छोटा है m से, तब आपके पास 1 फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। जल्दी जल्दी अपने माइंड को रिवाइज करते जाइए फटाफट। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, अगर n बड़ा होगा m से, देखिए उल्टा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे n छोटा था m से, यहाँ पर n अगर बड़ा है तो ऑन टू फंक्शन 0 बनेंगे। और अगर n इक्वल है m के या फिर छोटा है, तब आपके पास क्या होगा, आप वैल्यूज रखते रहोगे, r की वैल्यू 1 से शुरू होगी n तक जाएगी, यानी जितना भी आपके पास n है, मान लीजिए n 4 है तो ये 1 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा। अगर n 5 है तो 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, जो आपको दे रखी होगी, जैसे 5 है तो 5, और r की वैल्यू क्या होगी। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास 3 है और जो m है हमारे पास वो 4 है। क्लियर। अब आप इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है और n तक जाना है, यानी 1 से लेकर आप 3 तक जाओगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि n इज द मैक्सिमम लिमिट। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर, n कितना है आपके पास 3, और r क्या है आपके पास स्टार्ट 1, ठीक है। n कितना है 3c1, और r कितना था हमारे पास 1 की पावर m, क्लियर, प्लस -1 की पावर, फिर आपके पास आ जाएगा 3 - 2, है ना। अब r की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये हो जाएगा 3c2, 1 की पावर आपके पास कितनी हो गई, r आपके पास, सॉरी 2 हो गया यहाँ पर, 2 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, m कितना था आपके पास 4, एंड इज गोइंग ऑन, राइट। ये कब तक लेना है आपने, 3 तक आपने लेना है। तो ये वाला थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, तो आप उसमें अपने दिमाग से लगा लीजिएगा ऑन टू फंक्शन। आप ये शॉर्ट ट्रिक कम से कम याद कर लीजिए क्योंकि ये ज्यादा एप्लीकेबल आपके पास होगी, ठीक है। तो अगर आपको 1 फंक्शन निकालने हैं, n बड़ा है m से या इक्वल है तो npm फैक्टोरियल, और n छोटा है m से तो 0, और अगर ऑन टू फंक्शन निकालना है तो ऑन टू में अगर n बड़ा होगा m से तो 0 होगा, क्लियर। और बाइजेक्टिव फंक्शन का तो बहुत ही आसान है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहा जाता है, ऑन टू को आपके पास सर्जेक्टिव कहा जाता है, और अगर एक फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो जाए, तो उसको बाइजेक्टिव कहा जाता है। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन a to b और आपको बताना है उसके नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने बनेंगे, तो आपने चेक करना है कि n और m इक्वल है। अगर n और m इक्वल है तो n फैक्टोरियल, और अगर n और m इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेंगे, यानी 0 बनेगा, राइट। चलिए अब आप वीडियो को पॉज करके बेशक पहले पुराना वाला रिवाइज करके फिर आप अगले चैप्टर पर बढ़ सकते हैं, तभी आपके लिए फायदा होगा। थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिगो की बात करें तो इनवर्स ट्रिगो में मेनली आपको ये टेबल आ रहा है, राइट, कैटेगरी 1। तो इसको हमने थोड़ा सा याद करने के लिए ऐसे लिखा है ग्रुप वाइज, ठीक है ना। जैसे देखिए साइन, टेन और कॉसेन की अगर हम रेंज की बात करें, डोमेन भी याद करनी जरूरी है बच्चों, डोमेन भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो साइन इनवर्स की डोमेन है वो ट्रिगो की रेंज होती है, मतलब
डोमेन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, है ना। तो ये कह रहा है आप यहाँ पर x पर -1 से 1 कुछ भी पुट कर सकते हो, और जो इसकी रेंज होती है ना, जो इसका आंसर आता है वो -90 से 90 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, -90 से 90, और ये वाला आंसर भी होगा। अब tan इनवर्स की अगर आप रेंज देखोगे तो यही सेम है, लेकिन ओपन इंटरवल लग गए। और जो कॉसिकेंट है, जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसकी क्या है, यही वाली है, सिर्फ 0 नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि कॉसिकेंट इनवर्स 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए उसने कहा सॉरी, अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं, बिकॉज बच्चों इसका 0 आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप यहाँ इन्फिनिटी कभी पुट नहीं करोगे, क्योंकि आप इन्फिनिटी पुट करोगे तब आपको यहाँ पे 0 एंगल मिलेगा। तो इसका आंसर कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लिखा कि -90 से 90 सारे आंसर हो सकते हैं, सिर्फ इसका आंसर 0 कभी नहीं आएगा, बिकॉज कॉसिकेंट 0 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम इसमें नॉट डिफाइंड पुट करेंगे ही नहीं, है ना। हम क्या पुट कर रहे हैं, रियल नंबर, -1 से 1 के बीच की वैल्यू को एक्सक्लूड कर। तो आप देखेंगे कि इन तीनों की जो रेंज थी मोस्ट प्रॉब्ली सेम थी। -90 से 90 क्लोज इंटरवल, 10 की हो गई -90 से 90 ओपन इंटरवल, और कॉसिकेंट की सेम क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0। और इन तीनों की डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल, रियल नंबर, रियल माइनस एक्सक्लूडिंग। सेम मैंने दोहराया है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, सेम दोहराया हुआ है डोमेन में। अगर आप याद करना चाहें तो कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। कॉट की अगर बात करी जाए तो इसी का ओपन इंटरवल, और सीकेंट की बात करी जाए तो ओपन क्लोज इंटरवल ऊपर वाले का एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री। अब इसका आंसर 90 डिग्री क्यों नहीं आ सकता, सेम वही, अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे तभी आंसर 90 आएगा, और आप कभी भी यहाँ एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे ही नहीं। आपने क्या रखा है, रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 से 1। क्लियर? तो इसको याद करने का आप जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों की ग्रुपिंग कर लेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि इनका -90 से 90 के आसपास ही, इसका क्लोज में, इसका ओपन में, क्लोज में एक्सक्लूडिंग 0, इसका आपके पास क्लोज में, ओपन में, क्लोज में एक्सक्लूडिंग π/2, राइट। इसके अलावा जो हमने देखा कि क्वेश्चंस में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है वो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव वाला। तो जो साइन, टेन और कॉसिकेंट है, फिर से देखिए इन तीनों का अपना ग्रुप चल रहा है भाई, ये दोनों तीनों की अपनी फ्रेंडशिप चल रही है, इन तीनों की अपनी फ्रेंडशिप चल रही है। तो इन तीनों में से नेगेटिव बाहर आ रखा है ना, और इन तीनों ने क्या किया, नेगेटिव बाहर आ रहा है, लेकिन पाई के साथ बाहर आ रहा है, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स, राइट। तो आप इन तीन का ग्रुप याद कर लेंगे तो इजी रहेगा। तो क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं और तीन अपना फ्रेंड सर्कल बना लिया, राइट। उसके अलावा जब आपको कन्वर्जन करना होता है तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके पास कहीं पर भी साइन इनवर्स p/h है, ठीक है, और आपको टेन इनवर्स करना है, तो आप याद रखो कि वो साइन इनवर्स p/h है, परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दो और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3/4, एक एग्जांपल के तौर पे साइन इनवर्स 3/4, तो p/h है, ये इसको ऐसे लिख लो, साइन इनवर्स p/h। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, और सबसे पहले अपना बेस फाइंड आउट करो। एक बार बेस निकल गया तो आप इसमें से कोई भी रेशो निकाल सकते हो। क्यों? बिकॉज साइन इनवर्स p/h इक्वल टू कॉस इनवर्स b/h इक्वल टू टेन इनवर्स p/b इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स h/p इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स h/b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स p/b। ये सारे आंसर्स इक्वल होते हैं। आपके पास इसको प्रूव करने की फिलहाल जरूरत नहीं है आप लोगों को, राइट। इसके अलावा ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगी, ये तो आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, लेकिन याद करने का तरीका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करी है हमने। इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी में कुछ और चीजें मेंशन है जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, और आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने उस पर ध्यान दिया होगा। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपके पास एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड इन द इंटरवल। अब हमें जो जनरली याद है वो ये याद है, रेंजेस की, है ना, यही याद है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि यही इसका आंसर होता है, बस यही इसका आंसर आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। आपने पढ़ा होगा इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहा गया है, यानी मेन ब्रांच कहा गया, बट इसके अलावा भी और ब्रांचेस हैं जहां पर साइन इनवर्स को डिफाइंड किया जाता है। तो वो अगर आपको एग्जाम में पकड़नी आ जाए तो आपको कैसे करनी है, तो वो हम आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स की जो नॉर्मल हमें पता है रेंज क्या होती है, -90 से 90। अब ऑप्शन में कहीं ये है ही नहीं, है ना, और आपसे कह रखा है कि साइन इनवर्स x इनमें से किस पे डिफाइंड है, तो आप कौन से इंटरवल पे टिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, गैप कितने का है, 180 का, राइट। तो आपने 90 पे खत्म किया ना, 90 से ही शुरुआत करिए और 180 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 270, विच इज 3π/2। इसी तरीके से 3π/2 में 180 और ऐड कर दीजिए, एक इंटरवल और बन जाएगा। ऐसे आप पीछे भी जा सकते हैं, -π/2 माइनस, अब आप उसमें नेगेटिव में ही ऐड करेंगे, -180, तो ये आ गया -3π/2। तो ये जो इंटरवल्स हैं इन सब पर भी साइन इनवर्स का आंसर एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन आपको जो एक दी गई है वो मेन ब्रांच दी गई है, बट ये भी और ब्रांच है एंड सो ऑन।
थोड़ा कम समझ में आया। नेक्स्ट देखो, कॉस इनवर्स की आपको पता है मेन ब्रांच ये होती है। अब इसके बीच में गैप देखो 180 का है ना। तो यही सेम अब आपने आगे चलना है। 0 से पाई आपको मेन पता है, तो अगला हो सकता है पाई, उसमें पाई प्लस कर दो 2 पाई। और इसे पिछले वाला क्या हो सकता है 0 से 180। मतलब आप नंबर लाइन पे जाओ और नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो। अगर 0 से 180 है तो फिर आपके पास 360 है, तो इधर -180 पे भी डिफाइन होगा, यानी इस इंटरवल पे भी डिफाइन होगा, इस इंटरवल पे भी, इस इंटरवल पे भी। क्लियर हो गया। 0 फिर से पहले वाला माइनस पाई। सिमिलरली टेन इनवर्स की बात करो, अब ओपन इंटरवल आ गया यहाँ पर, है ना, ओपन इंटरवल आ गया, ये मेन है इसका, हमने पढ़ा है ना। तो अगर आपको इसकी और ब्रांचेस पता करनी है तो जहां फिनिश हुआ है 90 उसी में आप 180 और जोड़ दो, क्योंकि -90 से 90 के बीच में 180 का गैप है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। तो आपने 180 जोड़ दिया तो ये आ गया 3π/2। सिमिलरली -90 में फिर माइनस ही करना, -180 करोगे तो -3π/2। तो इधर भी ये और बढ़ सकता है, इधर भी और बढ़ सकता है। तो आपको समझना आना पड़ेगा कि इन सभी ब्रांचेस पर जो साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेन इनवर्स है, इसी तरीके से कॉसिकेंट और उनका भी है, वो सब डिफाइंड है। इज इट ओके? तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान दोगे, दोबारा समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उतना उतना गैप रखना है जितना गैप इनके बीच में है, बस इंटरवल्स और तैयार हो जाएंगे। राइट, तो ये था आपका चैप्टर 2। चलिए फटाफट से चैप्टर 3 पर आते हैं। चैप्टर 3 में कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें लगा कि आपको बतानी जरूरी है, जैसे कि रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसको लेकर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ऑर्डर को लेकर। तो बस इतना याद रखो कि दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एकदम सेम हो, यानी रो शुड बी इक्वल टू रो एंड कॉलम शुड बी इक्वल टू कॉलम। अगर ऐसा नहीं है तो दो मैट्रिक्स कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। राइट, रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू एन और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है a इंटू बी। तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए जरूरी है कि इसका कॉलम और इसका रो मैच करना चाहिए, यानी m शुड बी इक्वल टू a। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि पहली मैट्रिक्स का m दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। सॉरी, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आती है वो उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इसका m और ये b, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो m इंटू बी ऑर्डर की आएगी। क्लियर। इसके अलावा आपके पास ये भी याद रख सकते हैं आप लोग, वैसे तो ए बी बी ए के इक्वल जरूरी नहीं है कि हो, यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स कोई मैंडेटरी नहीं है बी इंटू ए मैट्रिक्स के इक्वल हो, बट देयर इज अ सर्कमस्टांसेस जहां पर ए बी हमेशा बी ए के इक्वल होगा। उसके लिए उसने बोला मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी कम्यूटेटिव। मतलब क्या होता है कि ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके डायगोनल में एलिमेंट है। ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब 0 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स की यही पहचान होती है कि उसके डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सब 0। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a इंटू बी तो ये आ रहा है और b इंटू ए करा तो ये भी इक्वल आ रहा है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दो डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो, ध्यान दीजिएगा, तो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल डेफिनेटली आएगा। क्लियर। और 3 में तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लगती है, इसे एसोसिएटिव बोलते हैं, एसोसिएटिव ऑन मल्टीप्लीकेशन, यानी a इंटू बी इंटू सी कर लो, या फिर पहले b इंटू सी कर बाद में यहां पर a आगे ले आओ, तब भी इनका आंसर सेम आएगा। क्लियर। चलिए और देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। a प्लस बी होल का जो ट्रांसपोज होता है वो दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज लग जाता है, लेकिन इनटू में जो होल ट्रांसपोज होता है जब वो अलग अलग पे लगता है तो ऑर्डर बदल जाता है, ये हो जाता है बी ट्रांसपोज, ये हो जाता है ए ट्रांसपोज। राइट। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज लेने पर नेगेटिव। अब आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे कहता है कि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, आपको कहता है उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालो, तो आप बड़े आराम से सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हो। आप उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्लस करो और उस मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करो। जो पी मैट्रिक्स आपके सामने आएगी वो 100% सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, आप उसका ट्रांसपोज चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और आपको कहता है कि इसकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो सकती है, तो आपने उस मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करना है और उसे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। जो क्यू मैट्रिक्स आपके सामने आएगी वो 100% स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी अगर आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव के इक्वल होगा। राइट। इसके अलावा ए बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी इनका इनवर्स जो रिवर्स हो जाएगा जैसे ट्रांसपोज में हो रहा था। राइट। और अगर आपको ये दे रखा है कि ए बी और बी ए, यानी ए इंटू बी बी इंटू ए, ये इक्वल आए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ऐसा सिर्फ तभी होता है जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यानी ए बी इनवर्स के इक्वल है और बी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है। राइट। क्लियर। इसके अलावा इस चीज को भी आप याद रखिएगा, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर आपने उसकी पहचान करनी है तो आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं।
ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट चैप्टर। उसमें काफी सारे शॉर्ट पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने की जरूरत है। तो चलिए, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स है, और ये बोल रखा है कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के के का मल्टीपल है, यानी ए मैट्रिक्स थोड़ी सी बड़ी है ना, बी को आपने के से मल्टीप्लाई करा तो ए मैट्रिक्स आई, तो आप डिटर्मिनेंट अप्लाई करिए बोथ साइड। तो जो के है ये कैसे बाहर आएगा, तो k की पावर n आ जाएगी बाहर। n क्या होगा, ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। ये फॉर्मूला बहुत तरीके से आता है आपके पास। अब एग्जांपल के तौर पे हमने आपको दिया ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b मैट्रिक्स कैसे निकली हुई है, a मैट्रिक्स इज ट्वाइस ऑफ b मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं इट्स ट्वाइस ऑफ a मैट्रिक्स, राइट। तो यहां पर जो 2 है उसने k की जगह ली है। अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट कहता हूं, ठीक है ना, ये तो हमने 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स लिया, आप 3 ऑर्डर 3 में भी देख सकते हैं ना, तो आसान रहेगा। तो कह रहा है कि ये क्या होता है, 2 की पावर n डिटर्मिनेंट b, यानी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट b है तो आप 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिटर्मिनेंट a जो है वो मिल जाएगा, राइट। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं अगर आपको डिटर्मिनेंट a निकालना है तो 2 की पावर आप क्या कर देंगे n, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू डिटर्मिनेंट b। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि a मैट्रिक्स, ये आप कंक्लूजन याद रखो, और ये कंक्लूजन, अगर आपको दे रखा है a इज 3 टाइम्स ऑफ b या 4 टाइम्स ऑफ b, ऐसे दे रखा है आपको क्वेश्चन में, दे रखा है a मैट्रिक्स जो है वो 4 टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स है, और आपसे कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट b 5 है ना, इस तरीके का क्वेश्चन देता है, a इज अ 4 टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट b इज दिस, आपको डिटर्मिनेंट a निकालना है। तो डिटर्मिनेंट a इज 4 की पावर जो भी आपके पास होगा इनटू में 5, यही आपके पास ये फॉर्मूला कहता है, राइट। चलिए देखते हैं आगे। 2 में भी आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला है, k टाइम्स ऑफ a मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ये k की पावर n डिटर्मिनेंट a, और ये n क्या होगा, ऑब्वियसली अगर 2 ऑर्डर 2 है तो 2, 3 ऑर्डर 3 है तो 3, 4 ऑर्डर 4 है तो 4। लेकिन ये फॉर्मुलेज जो हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। चलिए, इफ एलिमेंट ऑफ अ रो एंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ अ रो, या तो एक रो या एक कॉलम, आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम, देन देयर सम इज 0। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि आपके पास फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना, फर्स्ट रो है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इसे किसी भी और रो के कोफैक्टर से, फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड रो ले ली, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इनका एडिशन लेंगे तो दैट इज 0। अगर आप सेम रो ले रहे हैं और सेम रो के एलिमेंट को सेम रो के कोफैक्टर से इनटू कर रहे हैं, या सेम कॉलम के एलिमेंट को सेम कॉलम के कोफैक्टर से इनटू कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट निकलता है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट रो ली, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से इनटू कर दिया तो आंसर आएगा 0। तो इतना याद रखना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं बोल रही हूं, अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट लेते हैं या किसी भी कॉलम के एलिमेंट लेते हैं, सेम रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट निकलता है। और अगर आप उस रो को किसी और कॉलम या किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 0 आ जाता है आंसर, राइट। इसके अलावा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, एंड दैट इज डिटर्मिनेंट दिस ऑल्सो, राइट। यानी अगर आप मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको, डिटर्मिनेंट, और आपके पास ये मेंशन कर रखा है कि ये इसके इक्वल है, और आपसे ये पूछा है, तो इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल ही होगा, यानी तीनों चीजें आपके पास इक्वल है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपको कभी भी याद रखिए, आपको दे रखा हो कि क्वेश्चन में कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, याद रखना। और सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल होती है, यानी उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्लियर। और अगर आपको ये दे रखा है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल इक्वेट कर आप वहां से मिसिंग वैल्यूज x y z जो भी वो बोल रहा है आप निकाल सकते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला, या दोनों को अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करा, इट्स सेम थिंग। सेम एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, उल्टा हो गया यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको पता है ऑर्डर बहुत मैटर करता है मैट्रिक्स के अंदर, राइट। इसके अलावा कुछ और ये छोटी छोटी चीजें जो एमसीक्यूज में बहुत यूज हो रही है, खासतौर पर आप ये देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट n-1। n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, यानी पहले आपने एक मैट्रिक्स थी ए, उसका एडजॉइंट निकाला, फिर जो एडजॉइंट ऑफ ए आई उसका एडजॉइंट निकाला और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो यहां पर आपने एडजॉइंट 2 बार कैलकुलेट करा, तो मैं ऐसे
से याद करती हूँ इसको, n-1 2 बार आ गया आपके पास, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट n-1 की स्क्वायर, राइट। ए बी होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, ये हमने पहले भी देखा। डिटरमिनेंट ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, राइट। यानी आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट। इसका प्रूफ हमने आपको क्वेश्चंस में दिया है, क्लियर। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि अगर डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल आता है किसी भी मैट्रिक्स का, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ऐसे केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होती हैं। यानी जो 3 लाइंस हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती हैं और वहां से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल आता है तो 2 बातें होती हैं, तब हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना पड़ता है। अगर ये भी 0 के इक्वल आ गया, ये भी 0, ये भी 0, तो मैनी सॉल्यूशंस, यानी इसका मतलब जो लाइंस हैं वो एक के ऊपर एक कंसाइडेंट है और यहां पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं एक्स वाई जेड में। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब वो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं या इस तरीके से कि उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे जरूर याद रखिएगा। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ए 0 आएगा तो 2 बातें होंगी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 तो मैनी सॉल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर भी खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। पहले मैं आपको फटाफट से कुछ चीजें बताऊंगी, अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी जो इस चैप्टर में आपको एमसीक्यूज में काम आएंगी। उसके बाद मैं आपके साथ फॉर्मूले भी देख रही हूँ एक बार। तो सबसे पहले देखो, लिमिट का जो क्वेश्चन होगा उसको ज्यादातर आप देखोगे, अगर हमने जितने भी 10 कदम सीरीज लिया उसमें आपका 1 या 2 क्वेश्चन लिमिट का जरूर हमने डाला है, क्योंकि जरूर आएगा आपके पास। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मिसिंग वैल्यूज की है, के निकालो, एल लैम्डा निकालो, पी निकालो, तो उसमें क्या दे रखा होता है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अगर आप लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप ये चेक कर लें कि वहां पर जिस पे भी लिमिट दे रखा है, फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस 1 दे रखा है या 0 दे रखा है, अगर आप उसे फंक्शन में रखें और वो 0/0 फॉर्म बन जाए, यानी ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी लिमिट में फंक्शन गिवन है उसके न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, जब तक डेरिवेटिव जो नीचे का है वो कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है ना, या ऐसा ना हो जाए कि वो 0 हट जाए। तो आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करो। आपका कोई भी आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारी वो 10 कदम सीरीज देखी है उनको क्वेश्चन तो याद होंगे, बस ये याद आ गया, ठीक है मैम ये करना था, ओके, तो उनके लिए बहुत ईजी रहेगा ये। तो अगर आपका क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म बन रहा है, टेक अ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिफरेंट और डिनोमिनेटर अलग, और फिर लगाओ उसमें लिमिट की वैल्यू और देखो आपका आंसर कितनी आसानी से निकल कर आएगा, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, जिनको चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, और कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, x² गिवन है, x² + 3 गिवन है, 2x² + 5 गिवन है, x³ - 8 गिवन है, ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, सभी पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूस है। इसके अलावा कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10x की बात करते हैं हम लोग। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बिकॉज जिन फंक्शंस में डिनोमिनेटर में 0 बनता है वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, यानी वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप 10x की बात करेंगे तो 10x क्या होता है आपके पास, sin x अपॉन cos x, राइट। अब अगर हम डिनोमिनेटर में अगर cos x को देखते हैं बच्चों, राइट, तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये क्या है, sin x अपॉन cos x, यानी जो 10x है वो वहां पर नॉट डिफाइंड होगा जहां पर cos x 0 होगा। तो cos x 0 होता है, बिल्कुल होता है, कहां पर होता है, 2n+1 π/2 इन सभी एंगल्स पर, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सभी एंगल पर इसकी वैल्यू 0 आएगी। और अगर ये 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। जब फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है तो वो कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है ना। उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप कुछ भी नहीं चेक कर सकते। तो इसका मतलब यहां पर हमें बहुत क्लियर है कि 10x डिसकॉन्टिन्यूस होगा। कौन से पॉइंट पर, 2n+1 π/2, बिल्कुल सेम। cot x क्या होता है आपके पास, cos x अपॉन sin x। अब मुझे एक बात बताइए, जहां पर भी डिनोमिनेटर 0 हो गया वहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या sin x 0 नहीं होता, बिल्कुल होता है। sin x 0 कहां पर होता है, n पाई पर, यानी 0 पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, देयर आर सो मेनी एंगल्स जहां पर ये 0 होता है। और जहां पे sin x 0 हो जाएगा वहां cot x फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा। जब फंक्शन ही नहीं डिफाइंड होगा तो क्या ही कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे ना उसकी। तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूस है किस पॉइंट पर, n पाई पर। सेम सीकेंट x क्या होता है, 1 अपॉन cos x, सेम। और कॉसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन sin x, सेम।
जहां भी डिनोमिनेटर आएगा बच्चों वहां पर डिसकंटिन्यूटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे अब देखो 1/x है, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन पक्का पता है मुझे 0 पे डिसकंटिन्यूस है। यहां देखो अगर आप 2 पुट करोगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा 1/0, तो ये 0 x = 2 पे पक्का पक्का डिसकंटिन्यूस है। अगर मुझे पूछा जाए ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूस है, तो 2 और 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है बस कॉन्टिन्यूटी चेक करते वक्त, रूट के अंदर नेगेटिव ना आए और डिनोमिनेटर में 0 ना आए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो ये दोनों चीजें आपकी बहुत मदद करेंगी लिमिट्स और उसकी ट्रिक को लेकर। अब मैं आपको डेरिवेटिव्स के एक बार और लिमिट्स के फॉर्मूले एक बार दिखा देती हूँ फटाफट से, ताकि आप मेरे साथ अगर बैठे हैं तो आपको रिवाइज हो जाए अगर आपने देख रखा है तो लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, इसमें क्या होता है n आगे आ जाता है a की पावर n माइनस 1 हो जाता है। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, सेम फॉर्मूला tan का है, आप देख सकते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहां डिनोमिनेटर है भी नहीं, डरने की जरूरत भी नहीं है। जहां डिनोमिनेटर नहीं होता वहां डरने की जरूरत नहीं होती। आप थीटा को 0 डाल दो ना, cos 0 कितना होता है 1, तो इसका तो कोई फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इन दोनों का सेम है। लॉग और ई में लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये कितना होता है 1। सेम लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब आ जाओ डेरिवेटिव के फॉर्मूले, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, n x की पावर n माइनस 1, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, a की पावर x का डेरिवेटिव याद रखिएगा a की पावर x log a, x का डेरिवेटिव 1 और रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, राइट। इसके अलावा हम कुछ और शॉर्टकट्स बताते हैं। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, टाइम बचाने के लिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाली जो चीज है वो पावर में आ रही है और नीचे एक पावर बढ़ रही है। और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, राइट। चलिए और देखते हैं फटाफट से। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव जितने भी सी वाले उनका नेगेटिव में, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, कॉसिकेंड का नेगेटिव में माइनस कॉसिकेंड कॉट, देख सकते हैं हम दोनों का सेम सेम है। कॉट एक्स का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम, सिर्फ नेगेटिव बाहर आ गया। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव इसमें नेगेटिव बाहर आ गया। सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इससे उल्टा है, देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और कॉसिकेंड का इसका नेगेटिव में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे काम आता है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज। और कोशेंट रूल की अगर बात करी जाए, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अब इनटू में सेकंड माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये कुछ आपके पास फॉर्मुलेज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, देखते हैं। ये भी फॉर्मूले हमारे लॉग के फॉर्मूले भी बहुत यूज होती हैं। तो लॉग ए की पावर बी अगर नजर आए तो बी आगे आ जाएगा लॉग ए इंटू बी। कभी भी अगर आपको इंटू में नजर आए तो वो अलग अलग लग जाएगा और प्लस आ जाएगा, और अगर अपॉन वाली चीज होगी, जो भी अपॉन वाली चीज होगी उसमें माइनस लग जाएगा। तो लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस बी, ये भी बहुत यूज हो रहा है आजकल जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है। लॉग ए बी, तो उसमें क्या होता है, ये बेस अलग है, और इतना याद रखो लॉग का बेस हमेशा ई होता ही है, उसके अलावा कोई बेस है तो उसे हटा दो। तो ये बन जाएगा लॉग बी अपॉन में लॉग ए। क्लियर। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, और इसका बेस ऑटोमेटिकली ई ही है। लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 1 होता है, लॉग 100 2 होता है, लॉग 1000 3 होता है, लॉग 10,000 4 होता है। जितनी जीरोस उतना ही नंबर। इसके अलावा जो आपकी एक एक्सरसाइज है वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, जहां पर आपको लॉग अप्लाई करना पड़ता है, वहां पर हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो हमने आपको शॉर्ट ट्रिक वीडियो में सिखाई है। जो लोग देखकर आए हैं फटाफट से उनको रिवाइज करते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल चल रहा हो तो इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना, और फटाफट से 1 सेकंड में डेरिवेटिव है। पहले तो एज इट इज लिख दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फिर सेकंड अपॉन फर्स्ट इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस लॉग के अंदर फर्स्ट वाला फंक्शन लिख दो और सेकंड का डेरिवेटिव। ये लो, हो गया आपका डेरिवेटिव कुछ ही सेकंड्स के अंदर। क्लियर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस में डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने को आ रही है और कॉन्टिन्यूटी भी। तो आप ये चीज याद रखिए, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, बट कन्वर्स इज नॉट
ट्रू। तो ये था आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर जितना भी हम लोग कंटेंट इकट्ठा कर सकते थे, टिप्स, ट्रिक्स, फॉर्मुलेज, वो सब एक जगह हमने इकट्ठा करा है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल में किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो फीस या मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प नहीं ली जाती। बस हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो कंटेंट है ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फ्री में पहुंच सके। तो आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 कैटेगरी 1 में हम बताते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन आप पक्का कह सकते हैं इंक्रीजिंग है। क्लियर? आपको कुछ भी और आगे करने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपके पास 10x गिवन है, अब आपने 10x का डेरिवेटिव लिया और 10x का डेरिवेटिव आपके पास आ गया सीकेंड स्क्वायर x, राइट? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज सीकेंड एक्स का होल स्क्वायर, आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख दो, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है तो आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तो ये फंक्शन पक्का पक्का आपके पास इंक्रीजिंग है। ठीक है? तो एमसीक्यूज में थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है? ऐसे ही अगर आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, पक्का आपको दिख ही गया कि कुछ नहीं हो सकता है, नेगेटिव ही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। और अगर आपका एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब जो क्वेश्चन फंक्शन गिवन है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन बोले तो जैसे आप मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है 5, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास एफ डैश एक्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो फंक्शन था उसमें वेरिएबल ही नहीं था, वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन था, राइट? और अगर आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हैं या ऑप्शन में इंटरवल गिवन है, तभी आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यूज निकालिए और फिर लाइन पर इंटरवल प्लॉट करिए। अगर आपके पास ऑप्शन में इंटरवल नहीं है, सिर्फ ये पूछा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो वहीं फर्स्ट डेरिवेटिव को ट्राई करो कि आप उसी को जज कर सको कि वो पक्का पॉजिटिव है या पक्का नेगेटिव है। क्लियर? अब कैटेगरी 2 में हम स्लोप के बारे में और टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप किसी भी लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव तरीका होता है कि हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, या अगर हमें यह दे रखा हो कि एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन ने 45 डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री एंगल बनाया, तो आप टेन थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? याद रखिएगा, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो अगर आपको दे रखा हो तो आप स्लोप ऑफ अ लाइन बड़े आराम से बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्लोप ऑफ अ लाइन बतानी है तो माइनस ए बाई बी भी बहुत हमने यूज करा है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हो तो आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन माइनस ए बाई बी भी निकलती है। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन और स्लोप निकालनी हो तो वो भी निकल जाती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपके पास मेजरली तरीके हैं स्लोप निकालने के। डेरिवेटिव ले लो, थीटा गिवन है अगर x एक्सिस के साथ तो टेन थीटा से निकाल लो, अगर आपके पास लाइन गिवन है तो माइनस ए बाई बी, 2 पॉइंट्स गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट? अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है, अगर एंगल 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब 10 0 होता है, इसका मतलब स्लोप आपके पास 0 आ गई। अगर स्लोप 0 आ गई तो लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है जी? और अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री है तो 10 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब जो स्लोप है 10 90 डिग्री, स्लोप कितनी आ गई आपके पास? नॉट डिफाइंड। तो आपके पास वो जो लाइन होगी वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, यानी यहां पर स्लोप 0 है और यहां पर स्लोप 1/0 है, यानी नॉट डिफाइंड। तो इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप इज नॉट डिफाइंड, राइट? इसके अलावा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला y माइनस y1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है? टेंजेंट की रेसिप्रोकल और साइन चेंज, यानी -1 अपॉन m x माइनस x1, राइट? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप कैसी होती है? इक्वल होती है। और अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप का मल्टीपल किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा, राइट? बहुत सारे बच्चे एब्सोल्यूट और लोकल मैक्सिमा में कंफ्यूज होते हैं। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा है, तब जो आप निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा, उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा कहा जाता है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। और अगर आप ओपन इंटरवल पे चेक करते हैं तो उसे लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा कहा जाता है। अब मैम मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के मेथड, तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्या स्टेप्स होते हैं। तो अगर आपके पास फंक्शन गिवन होगा, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव ले लो, राइट? उसका डेरिवेटिव लिया, अब जो डेरिवेटिव है उसे 0 के इक्वल रखो और x की वैल्यूज निकालो।
आपके पास x की वैल्यूज निकल गई। जो आपके पास x की वैल्यूज निकली हैं उसे आपने फंक्शन में पुट करना है। ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन में पुट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वैल्यूज निकल गई, हमने यहां पर फंक्शन में 0 रखा तो हमारा आंसर आ रहा है 5, हमने यहां -1 रखा तो हमारा आंसर आ रहा है 25, हमने यहां 3 रखा तो हमारा आंसर आ रहा है 14 और हमने यहां 2 रखा तो हमारा आंसर आ रहा है 18। तो आपने क्या करा, पहले फंक्शन गिवन था उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, x की डिफरेंट वैल्यूज जो आई उन्हें आपने फंक्शन में डाल दिया। अगर ध्यान रखना क्लोज इंटरवल गिवन है तो क्लोज इंटरवल गिवन है तो ये वाली वैल्यू जरूर कंसीडर करना, और जो भी आपके पास x की वैल्यूज हैं वो वही ले सकते हो जो इनके बीच की हो, यानी ये दो पक्की पक्की हो गई और इनके बीच की वैल्यूज। क्लियर? तो दो तो पक्का पक्का कंफर्म होती है, इसके अलावा आपके पास और वैल्यूज आ गई। अब आपने ये वैल्यूज पुट करी फंक्शन में, जिस पर भी सबसे बड़ा आंसर आ रहा है वो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, और जिस भी पॉइंट पर आ रहा है वो हो गया मैक्सिमम पॉइंट। सिमिलरली जो सबसे छोटा आंसर आ रहा है वो हो गई मिनिमम वैल्यू, और जिस पर आपका आंसर आ रहा है वो हो गया मिनिमम पॉइंट। लेकिन जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो तब काम नहीं करता जब आपके पास सिर्फ एक वैल्यू हो, सिर्फ एक वैल्यू। अगर आप एक वैल्यू पुट करोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है? यहाँ पर 4 पॉइंट्स थे तो आपके पास 4 वैल्यूज आई, तो आपने कंपेयर करा और देखा कि बड़ी वैल्यू ये है तो ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम पॉइंट। तो जब एक पॉइंट आए तो एडवाइजेबल यही है कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए जाइए। चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी समझते हैं। आपके पास फंक्शन गिवन होगा, आपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। आपके पास x की वैल्यू भी आ सकती है, वैल्यूज भी आ सकती हैं। क्लियर? अब आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है उसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, और जो आपके पास x की वैल्यूज आई हैं वो आपने इसमें पुट करनी है। वैल्यू पुट करने पर अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका x जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है। क्लियर? अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव उस वैल्यू को रखने पर, x की वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है। और अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव उस वैल्यू को रखने पर ना नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आ गया तो उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इज इट ओके? अभी आपको ये पता चला कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है, 2 या 3। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिए पॉइंट मतलब x और वैल्यू मतलब y, इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो सेकंड डेरिवेटिव में आपको सिर्फ पॉइंट का नेचर पता चलता है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। वैल्यू पता करने के लिए आपको x की वो पॉइंट इसमें पुट करना पड़ेगा, जब y निकल कर आएगा तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकलेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जो अच्छी चीज होती है वो ये होती है, वैल्यूज भी साथ साथ आ जाती हैं और पॉइंट भी आपको साथ साथ पता चल जाता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास यूजफुल नहीं रहेगा। राइट? तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट से 2-4 पॉइंट और हैं इसके बारे में। क्रिटिकल पॉइंट कई बार आपको कहा जाता है क्वेश्चन में, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करो। तो बस आपको इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यूज निकालनी है। जो आपके पास एक्स की वैल्यूज आती है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। ये ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें अगर एफ डैश एक्स में रख दिया जाएगा तो एफ डैश एक्स 0 आ जाएगा। राइट? तो सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो, जो x की वैल्यूज आ रही है उन्हें क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक और फंक्शन के बारे में डिस्कस करा गया जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं या तो वो इंक्रीजिंग होंगे या वो डिक्रीजिंग होंगे। वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉम्बिनेशन लेकर नहीं चलते, या तो वो प्योरली इंक्रीजिंग है या वो प्योरली डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात। उनको लेकर एक खास बात एग्जाम्पल नंबर 28 में समझाई गई है जो आपको समझना जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, ये फंक्शन है x। क्लियर? अब आप देखिए ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 2, इस तरीके से इसका ग्राफ बन गया। क्लियर? अगर आपको इसमें ओपन इंटरवल गिवन है और आपसे मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाता है तो इसका कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा पॉइंट नहीं है, बिकॉज इट्स ओपन। ठीक है? इसका कोई एंड नहीं है, तो यहां पर आपके पास नो मिनिमा नो मैक्सिमा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको क्लोज इंटरवल में दे दिया जाए, क्लियर, यानी इसकी लिमिट प्रोवाइड कर दी जाए आपको, तो ऐसे केस में आप कहेंगे ये मिनिमम पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट है। अब आपको मिनिमम पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको इसमें पुट करना पड़ेगा फंक्शन में। तो अगर हमने x को 0 रखा तो मिनिमम वैल्यू भी 0 आ रही है, और ये मिनिमम पॉइंट है, हमने इसे पुट करा तो मिनिमम वैल्यू भी आपके पास, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 आ रही है। तो दोनों चीजों को ध्यान से रखना। ये अच्छा सा एग्जाम्पल नंबर 28 में रिमार्क करके मेंशन कर रखा है आप लोगों को।
तो यहाँ पर हमारा ये जो पूरा वीडियो था ये खत्म होता है। 30 से 40 मिनट हमने लिए हैं और पूरी फर्स्ट बुक के टिप्स, ट्रिक, फॉर्मूलाज एक साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। जिनको थोड़ा सा आराम से समझना है वो 1-2 बार इसे देख लेंगे तो हो सकता है कि सारा कुछ रिवाइज हो जाए। 1-2 बार रोज का आप देख लें और एग्जाम से पहले भी अगर आप देख लें तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। आपको रिवीजन जो है वो साथ साथ करने को मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सपोर्ट करिए, जहां भी इसे शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की और हेल्प या वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आके बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले वो वीडियोस अवेलेबल करा सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।